Hello everyone, this is Pragya Tiwari. Today we are going to start with NCERT Science of class 9 in Learning with Concepts. Here I am going to deliver you the lectures which will deal with each and every concept and up to the very base. So these lectures will be very helpful for school students as well as the aspirants of different competitive exams, especially CTET and KVS and other teaching exams and also other government competitive exams. So now starting, matter in our surrounding. This lecture I will be going to deliver it 4 different parts. So today we will start the part 1 of it because the chapter is not that much big, बट क्योंकि हमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, इसलिए मैं इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगी. तो अपन आज शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की, जिसमें हम मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज़ मैटर, अगर बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल डेफिनेशन है और आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेल नोन अबाउट इट बिकॉज बहुत ऐसी डेफिनेशन है जो सभी को बहुत आसानी से याद भी हो जाती है. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. टू very specific property and very convenient property कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जिसका एक अपना वॉल्यूम हो, जो एक वॉल्यूम को कवर करता हो, एंड हैज़ मास, जिसका एक मास हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोल सकते हैं. तो मैटर इज़, अगर मैटर को देखा जाए, अगर केमिकल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझे तो मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड अस. एवरीथिंग यानी ये धरती, ये अंबर, जल, वायु, एवरीथिंग. वी पीपल, वी यूनिवर्स, वॉट वी सी विथ अवर नेकेड आई, ऑल्सो वी कांट सी अवर नेकेड आई. जैसे कि यूनिवर्स के ऊपर, इस आकाश के ऊपर जो हमारा ब्रह्मांड है, उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वी कैन सी विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इवन वो भी मैटर से ही बना हुआ है. एवरीथिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन फील इज मैटर. ओके, तो ये मैटर वी पीपल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ. आपने सुना होगा जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, दे आर बेटर कॉल्ड साइंटिस्ट, दे आर द रियल साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड ना. तो उनका क्या कहना था कि जो हमारे मैटर है वो कुछ नहीं है, यही जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व ही मैटर फॉर्म करते हैं. जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा मैटर बनाता है. तो इनके हिसाब से मैटर एवरीथिंग है, एवरीथिंग अराउंड अस. सो इसमें 2 पर्टिकुलर वर्ड्स हमारे पास आए हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. तो आप मास से क्या समझते हो? मास यानी अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है. जैसे कि अगर पर्टिकुलर एक पेन है, उस पेन में मैटर कितना पार्ट है. ऑफकोर्स पूरा का पूरा पेन होल एक मैटर है, बट कितना मैटर प्रेजेंट है, अमाउंट कितना प्रेजेंट है, तो उसको हम एक सिंगल टर्म में मास वर्ड यूज़ करते हैं. और स्पेस वर्ड के लिए हम, जो ऑक्यूपाई स्पेस है उसके लिए हम वॉल्यूम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर occupies या something occupies is known as its volume. ओके, अंडरस्टूड. मास का हमारा एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है. मास की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? केजी होती है. और वॉल्यूम की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है? वॉल्यूम को हम किस किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? लीटर क्यूब, मिलीलीटर क्यूब, स्पेशली लीटर क्यूब में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. चलिए ठीक है, तो अब हम समझते हैं मैटर को डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासीफाई किया गया है. अगर फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, जैसे हर चीज़ को हम कहीं ना कहीं कुछ आधार मान के क्लासीफाई करते हैं कि किस आधार पर उसको क्लासिफिकेशन किया गया है. तो अगर मैटर को हम फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्टेट के ऊपर देखते हुए क्लासीफाई करते हैं, तो मैटर को हम टोटल 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं. क्योंकि हम यहाँ पर मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिटेल में समझेंगे, इसलिए यहाँ पर मेंशन्ड है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. बट आपको सभी को पता होना चाहिए कि अप टू टिल नाउ डेट मैटर को हम 5 स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. व्हाट आर दे? दे आर द सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एंड 4th वन इज प्लाज्मा. एंड व्हाट इज 5th वन? दिस इज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड
स्टेट। ओके, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दैट। ये तो हमारा फिजिकल स्टेट हुआ। बट अगर हम केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड के आधार मानते हुए अगर मैटर को क्लासिफाई करना चाहे, केमिकल कंपोजिशन यानी उनके जो अंदर का केमिकल तत्व है वो किन चीज़ों के, किन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो उन पार्टिकल्स का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, किस प्रकार का है, उस आधार पर अगर हम मैटर को डिस्क्राइब करना चाहे तो हम दो चीज़ों में कर सकते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस यानी वो प्योर इसलिए है क्योंकि वो एनी वन काइंड ऑफ एलिमेंट से ही बना हुआ है, या फिर अगर उसमें दो काइंड ऑफ एलिमेंट अगर इन्वॉल्व हैं उस चीज़ को बनाने में तो उन दोनों काइंड का एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब कहने का सेंस सेम स्टेट में होना चाहिए, और ऐसा भी कह सकते हैं कि उन दोनों का रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स यानी सब कुछ जो पीरियोडिक टेबल में हमने 118 एलिमेंट्स आज की डेट में हमको जो नोन है पीरियोडिक टेबल से, तो वो सारे 118 एलिमेंट्स हमारे प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाते हैं अगर सिंगल हम लेते हैं। भले ही वी आर वेरी नोन, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये बात आप जान लो कि हमारे ज़्यादातर एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब हम ये बोल सकते हैं 80 to 90% ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, 90% हमारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते। दे आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, they are either formed in the form of molecule or in the form of compound, but as they are found in the form of molecule or compound, they are also known for the pure substance. They fall in the category of pure substance. Secondly, हमारा आता है मिक्सचर। मिक्सचर को भी हम दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। पहला है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो वर्ड होमो से हम क्या समझते हैं? होमो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम। होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है हमारा? सेम। अब सेम क्या चीज़ है यहाँ पर मिक्सचर में? अच्छा, मिक्सचर वर्ड का मीनिंग आपको पता है 2 से 3, जब 2 या मोर देन, 2 से 3 नहीं बोले, इट इज़ बेटर कॉल्ड 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक जब एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है कि मिक्सचर में जब एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता। कंपाउंड और मिक्सचर में यही अंतर है, कंपाउंड और मिक्सचर में यही अंतर है कि जैसे अगर आप बोलो CaCO3 में आप देख रहे हो कि पहला एक एलिमेंट कैल्शियम है, इसमें दूसरा एक एलिमेंट कार्बन है और तीसरा एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 3 एलिमेंट्स है। बट क्या ये मिक्सचर कहला रहा है? नहीं, इसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं और ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहा है। बिकॉज ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनका जो रेशियो है वो बहुत फिक्स्ड है। मतलब कैल्शियम का एक एटम, कैल्शियम का कितना एटम? एक एटम, कार्बन का एक एटम एंड ऑक्सीजन का 3 एटम। ये चारों के चारों एटम जब आपस में फिक्स रेशियो में इसी रेशियो में अगर कंबाइन करते हैं तब जाके वो कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। बट मिक्सचर के केसेस में क्या हो जाता है, जैसे कि सैंड एंड वाटर, सैंड का एक अपना अलग कंपोजिशन है, सैंड एक अपना एक अलग फॉर्मूला है, वाटर का एक अपना अलग फॉर्मूला है। तो वो दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मिक्सचर बना सकते हैं, क्योंकि एक तो पहली चीज़ मिक्सचर में जब वो कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं रहता है, इसलिए हम उसको मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर को हम फिज़िकली किसी फिज़िकल प्रोसेस की हेल्प से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, बट हम कैल्शियम कार्बोनेट को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। वी वांट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसमें कहीं ना कहीं इसके बॉन्ड का टूटना होता है। केमिकल एनर्जी से हम ये समझते हैं कि इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं, अगर वो उस बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो हम कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। उस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो कंपाउंड के एलिमेंट्स को अलग सेपरेट आउट करने के लिए हमें केमिकल चेंज की ज़रूरत है या केमिकल चेंज करवाने की ज़रूरत है। बट मिक्सचर के जो कंपाउंड होते हैं या मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड नहीं सॉरी सब्सटेंस होते हैं अलग अलग, उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें किसी फिज़िकल मीन्स की ज़रूरत होती है। सिंपल फिज़िकल प्रोसेस से भी हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। वहाँ पर कोई बॉन्ड चेंज नहीं होता है, बल्कि दो सब्सटेंस आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमो वर्ड का मीनिंग अपन ने सीखा कि सेम होता है और हेट्रो वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो यहाँ
क्या चीज़ सेम है और क्या डिफरेंट है, हम समझने वाली बातें यही है। तो होमोजीनस मिक्सचर का यानी हमारे पास क्या चीज़ सेम है, हमारे पास अगर सेम तरह का मैटर हो, मतलब सेम स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, यानी कि अगर सॉलिड सॉलिड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं होमोजीनस मिक्सचर बना सकते हैं। बट अगर सॉलिड और लिक्विड, ये दो अलग अलग स्टेट है, तो सॉलिड और लिक्विड अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर कोई आपसे पूछे लेमन वाटर, लेमन वाटर में हमने क्या किया, नींबू ऐसा देखा जाए तो वैसे तो इसको लिक्विड, बट लेमन का जब हम जूस निकाल लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लेमन की जो ड्रॉप्स होते हैं, लेमन जूस के ड्रॉप्स होते हैं, उसको अगर 1 ग्लास वाटर में हम थॉरली मिक्स कर देते हैं, उसमें 1 स्पून ऑफ शुगर डाल देते हैं, उसको भी थॉरली मिक्स कर देते हैं स्टीयरिंग के थ्रू, तो ओवरऑल हमारा जो आउटपुट निकला वो क्या हुआ, एक लिक्विड फॉर्म में निकला। जब हमने लेमन ड्रॉप्स को साथ में शुगर को साथ में वाटर को, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, तो वो तीनों क्या हो गए, आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद हमको एक लेमन जूस मिलता है 1 ग्लास ऑफ वाटर, जो कि बहुत पूरा का पूरा कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये मिक्स होने के बाद जब किसी एक ही स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है या एक ही स्टेट में ऑब्टेन हो रहा है, तो उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर बोल सकते हैं। और हेट्रोजीनस मिक्सचर के केस में क्या होता है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनका जो स्टेट होता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि सैंड और वाटर, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग, चाहे हम उसको कितनी भी स्टीयरिंग कर ले, कितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि सैंड अपने सॉलिड फॉर्म में रहता है, वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोल सकते हैं। होमोजीनस और हेट्रोजीनस में एक चीज़ तो हमने समझ ली कि सेम वर्ड का मीनिंग, यहाँ होमो में जो सेम वर्ड है मतलब सेम स्टेट, और हेट्रो में जो डिफरेंट है वो डिफरेंट यानी क्या डिफरेंट है, उनके स्टेट, सब्सटेंस का जो स्टेट है, जो फेस है, स्टेट को हम फेस वर्ड भी यूज़ करते हैं, PHASE। ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, हमारा स्टेट के लिए यूज़ होता है। स्टेट, STA स्टेट, ये जो फिजिकल स्टेट होता है मैटर को, इसको हम फेस भी बोल सकते हैं मैटर का। तो जो फेसेस हैं अगर वो डिफरेंट है तो उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कह सकते हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छा डिफरेंस है होमोजीनस और हेट्रोजीनस में, कि होमोजीनस मिक्सचर इवन मिक्सचर कहलाता है और जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो अनइवन मिक्सचर कहलाता है। अनइवन यानी कि अगर आपस में जो दो सब्सटेंस है, वो पूरा जो मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं पूरा जो वॉल्यूम है उनका, उस पूरे वॉल्यूम में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। जैसे कि अगर आप सैंड को वाटर में मिलाते हो तो सैंड नीचे जाके जम जाती है, तो अगर नीचे की पानी में देखो तो सैंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन सैंड का ज़्यादा है, बट थोड़ी देर बाद जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर वाटर क्लीन हो जाता है। तो क्लीन हो जाता है यानी वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन लीस्ट अमाउंट में है या प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो हमारा सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। वहीं अगर अपोजिट केस होमोजीनस मिक्सचर में जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका आप एग्जांपल लेमन जूस से ही ले लो। लेमन जूस चाहे आप उस ग्लास को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लो, सारे के सारे लेमन जूस का टेस्ट एक जैसा रहेगा जो आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। तो क्योंकि सब वो उस लेमन, शुगर और पानी, वो तीनों के तीनों आपस में इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं या मिक्स हो चुके हैं, इसलिए हम उसे होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आप सबको ये बात क्लियर है। चलिए तो अपन नेक्स्ट में आते हैं। नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो कोई मैटर को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमको मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये बात जान लें कि जो मैटर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर ये है कि मैटर पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर एज अ होल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मैटर में बहुत टाइनी बहुत लार्ज न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट आर द पार्टिकल्स कॉल्ड? दे पार्टिकल्स आर कॉल्ड atoms and molecules. ओके, तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दीज आर द पार्टिकल्स। आपने आई थिंक जब से केमिस्ट्री वर्ड जानना स्टार्ट किया, ICSE बोर्ड स्टूडेंट में 6th क्लास से एंड CBSE बोर्ड में 9th क्लास से, बट उसके पहले भी जो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपने एटम वर्ड ज़रूर सुना होगा।
है ना। तो एटम मतलब केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है, सबसे बेसिक होती है, वो एटम से होती है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये सबको आपको वेल नोन है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स वो पार्टिकल्स होते हैं। तो जो पार्टिकल मैटर होता है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर ही बनता है। मतलब पर्टिकुलर अगर आप कुछ भी ले लो, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप डिवाइड करते जाते हो तो उसमें बहुत टाइनी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन, उस पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल, चाहे वो कितना भी स्मॉल नेचर का हो, कितना भी स्मॉल साइज का हो, बट वो सिंगल पार्टिकल की प्रॉपर्टी ही पूरे मैटर की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। जो आपको एटम, अगर आपने पूरा मैटर लिया है और पूरे मैटर में आपने देखा है कि वो एक सॉलिड नेचर का है, उस पर्टिकुलर उसका इस तरह का कलर है, एनीथिंग, द कलर, साइज, शेप, एनीथिंग, तो उस पार्टिकल का भी, मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो पर्टिकुलर पार्टिकल भी वही सेम प्रॉपर्टी अटेन करता होगा। तो मैटर की प्रॉपर्टी उसके पार्टिकल की प्रॉपर्टी में डिपेंड करती है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि उस पार्टिकल का जो इफेक्ट होगा, बाई चांस एक फॉर एग्जांपल आपने KMnO4 लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट के, चाहे आप एक सिंगल पार्टिकल 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो, या उस 1 क्रिस्टल को भी आप डिवाइड करके या हाफ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो, तो वो भी अपना वही इफेक्ट शो करेगा जो कि आपका ओवरऑल पोटेशियम पर मैग्नेट के अ पैकेट ऑफ क्रिस्टल शो करेंगे। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैटर अगर एक वॉल है, तो पार्टिकल्स उसके एक एक क्या है, ब्रिक्स हैं। तो ओवरऑल जिस क्वालिटी की आपकी ब्रिक्स होंगी, वैसी ही क्वालिटी कहीं ना कहीं आपकी वॉल की होगी। अगर आपको वॉल अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो आपके ब्रिक्स भी अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। जिस तरह की आप वॉल बनाना चाहते हो, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के आपको पार्टिकल्स यूज़ करने होंगे। सेम इसी तरीके से मैटर की प्रॉपर्टी भी पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो अपन समझते हैं। तो यही 5 पॉइंट्स अपन यहाँ पर आगे देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये पहला पॉइंट है जो कि मैटर के नेचर को शो करता है। ठीक है, पार्टिकल्स, व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? दीज पार्टिकल्स आर नन अदर बट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो अभी हमने पढ़ा कि जो एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने हेयर की जो थिकनेस होती है उससे, आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। कभी कभी वो इतने छोटे होते हैं कि दैट कांट बी सीन विथ अवर नेकेड आई, सो वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैम। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो इस प्रॉपर्टी को अपन ध्यान से समझते हैं कि स्पेस बिटवीन दैम से हम क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, क्योंकि जब एक पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, इनका आपस में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। तो वॉट एवर बी द अरेंजमेंट, बट इस अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि हर पार्टिकल्स के बीच में एक मिनिमम, चाहे वो कितने भी पास हो, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, अंडरस्टूड। फोर्थ प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। और कंटिन्यूस कैसे मूव करते रहते हैं? जिगजैग मोशन में, बड़े रैंडम इर्रेगुलर मूवमेंट में, जिसको हम जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के मोशन में वो मूव करते हैं। ओके, तो ये पार्टिकल्स का मूवमेंट रेगुलरली, दिस इज रेगुलरली, भले वो रेस्ट में हो। कोई आप जैसे अगर ये पेन अपने डेस्क के ऊपर पेन रखे हुए देख रहे हो, या इवन वो डेस्क भी देख रहे हो, तो वो भी उसके जो पार्टिकल्स है वो अंदर कहीं ना कहीं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करते हैं। वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स, इस वजह से हम उनकी मूवमेंट को अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी इस बात का प्रूफ है कि हम उनके मूवमेंट को शो नहीं कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं अपनी नेकेड आई से। उसका रीज़न यही है कि पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल है। एंड द लास्ट
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि वो जो मैटर है वो उसकी क्या कंपोजिशन होगा, क्या शेप होगा, उसके अंदर क्या एनर्जी होगी, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये कहीं ना कहीं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। कुछ मैटर ऐसे फॉर्म में होते हैं जिनके पार्टिकल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टेड यानी किससे अट्रैक्टेड होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। ओके, एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अपन जानते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस हर चीज़ का क्या मांगती है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगती है। तो इस हर बात को कहीं ना कहीं, हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हमको एक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया और एक बीकर में शुगर मिलाया। पहले उस बीकर की जो लेवल है, कितना बीकर है हमारे पास, उसको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद उसमें अ स्पून फुल ऑफ शुगर डाला। स्पून फुल ऑफ शुगर डाला मतलब आप बीकर में किसी दूसरे तरह के सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो। तो जब हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, हमारे पास कुछ अमाउंट है और अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो हमारा क्या हो जाना चाहिए? अमाउंट बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप तराजू में भले आप 10 ग्राम का वेट भी पुट करते हो, तो वो क्या, मास पुट करते हो, तो वो क्या हो जाता है? तराजू थोड़ा सा नीचे झुक जाता है। इससे क्या समझते हो कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, भले वो कितना भी कम ना हो पर ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा कैसे दर्शाया जाता है? तराजू से। इसी तरीके से अगर बीकर में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर रहे हो तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। बट व्हाट इज़ द केस हियर नाउ? यहाँ पर क्या हो रहा है, बीकर में जब हम उस पूरी शुगर को स्टीयरिंग कर दे रहे हैं, स्टीयरिंग मतलब मिला दे रहे हैं, घोल दे रहे हैं। स्टीयर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? STIR, स्टीयर जो लिखा हुआ है, स्टीयर वर्ड का मीनिंग होता है घोलना। तो हमने जब इसको घोला तो हमने क्या देखा कि वो जो वाटर है वो थोड़ा सा टेस्ट में स्वीट हो गया है, बट जो उसका लेवल है वो डिफरेंट, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, मतलब वो चेंज नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जो शुगर है वो वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स, जो वाटर है कहीं ना कहीं पार्टिकल से मिलकर बना है। शुगर अपने आप में एक अलग मैटर है, वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना के वहाँ एडजस्ट हो चुके हैं। ओके, तो अगर ये वाटर एज अ होल एक मैटर होता तो क्या शुगर उसके बीच में जगह बना पाते? नहीं, क्योंकि वाटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं एक स्पेस प्रेजेंट होती है। इस वजह से शुगर वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं और उन्हें कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम कवर नहीं किया। इस वजह से बीकर का जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ। तो दिस एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? टाइनी वर्ड मैंने अभी बताया, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने छोटे कि हम उसको कभी कभी उसको अपनी नेकेड आई से भी नहीं दिख पाते। इस बात को समझने के लिए हमने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया। व्हाट इज पोटेशियम पर मैग्नेट? आप में से कई लोग जानते होंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4 है ना। अगर केमिकल वर्ड में देखा जाए तो इसको हम KMnO4 भी बोल सकते हैं। तो हम अगर KMnO4 की 2-3 क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी क्रिस्टल्स है, अगर इसको हम 100 ml वाटर में डालते हैं तो ओके, 1 पॉइंट टू बी वेरी क्लियर कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? एक्चुअली में वो किस कलर का होता है? वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये क्रिस्टल किसी भी और लिक्विड फॉर्म के, लिक्विड में या पानी में जाकर, तो उससे वो मिक्सअप हो जाता है और उसको भी वॉयलेट कलर में चेंज कर देता है, किसी भी सॉल्यूशन को। ओके,
या किसी भी वाटर को, लिक्विड फॉर्म को। तो यहाँ वाटर में जब हमने KMnO4 को किया तो KMnO4 उस पानी में डिज़ोल्व होने के बाद उस पानी को वॉलेट कलर में चेंज कर दे रहा है। पानी वॉलेट कलर का चेंज हो चुका है, इससे ये शो होता है या इससे ये प्रूफ होता है कि जो KMnO4 है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हमने 100 ml पानी में मिलाया। अभी अभी क्या था, जब हमारे पास 2-3 क्रिस्टल्स थे, ये क्रिस्टल्स है, ये 1 क्रिस्टल, ये 2 क्रिस्टल, ये 3 क्रिस्टल। जब हमारे पास ये क्रिस्टल्स थे तो कहीं ना कहीं पूरा KMnO4 का जितना भी मास था या जितने भी पार्टिकल्स थे, ये 3 क्रिस्टल में आपस में बंधे हुए थे। ओके, देखिए अभी ये कितना छोटे छोटे ड्रॉप है, ये क्रिस्टल इतने ही बड़े हैं। KMnO4 का क्रिस्टल आप इतना बड़ा मान के चलिए। तो आप ये सोचिए 1 क्रिस्टल, 2 क्रिस्टल एंड 3 क्रिस्टल, ये तीनों क्रिस्टल में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। किसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है? KMnO4 के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब हम इसको समझते हैं, अगर ये तीन ही है तो क्या हम ये समझे कि ये तीन ही पार्टिकल्स है? नहीं, कहीं ना कहीं KMnO4 का एक क्रिस्टल भी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने उसको 100 ml वाटर में डाला, अब 100 ml वाटर में आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा, 100 ml वाटर मतलब कहीं ना कहीं वाटर के बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। आप सोचिए बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये KMnO4 अभी दिखने में कितना लग रहा है? सिर्फ 3, और ये वाटर 100 ml वाटर इसके सामने कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। बट जैसे ये 3 क्रिस्टल 100 ml वाटर में जाते हैं तो ये 100 ml वाटर पूरा का पूरा क्या हो जाता है? वॉलेट कलर में। वॉलेट को हम पर्पल कलर भी बोलते हैं, पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तो व्हाट डज इट शो? कि कहीं ना कहीं जब ये 3 थे और ये डिज़ोल्व हो रहा था मतलब ये क्रिस्टल अपने आप को डिवाइड कर रहे थे या अपने आप को डिज़ोल्व कर रहे थे पानी में, तो इन्होंने अपने आप को इस पूरे वाटर के जो पार्टिकल से H2O, वाटर यानी H2O, तो H2O का जो पूरा पार्टिकल है उसके बीच में जाकर अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो पूरा 100 ml वाटर नाउ पर्पल या वॉलेट कलर में चेंज हो चुका है। ओके, चलिए ये बात समझ में आती है कि ये जो 3 क्रिस्टल्स थे, ये 100 ml वाटर को अगर पर्पल कलर का होल मिक्सचर को पर्पल कलर का बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये और स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ होगा। बट हम इसको और ज़्यादा समझने के लिए कि ये कितना ज़्यादा टाइनी है, हमने डाइल्यूशन प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाया। हमने उसको 5 to 6 टाइम्स डाइल्यूट किया मतलब KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन कम करने से क्या हुआ? मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कम कर दिए। आप ये बात तो समझते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मीनिंग। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि अगर आपके पास अभी जैसे अगर हम इतनी सी जगह में ये कितने हमारे पार्टिकल्स है? 3, तो इसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट, मतलब हर एक क्रिस्टल में KMnO4 के पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम ये बोल सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। पर जब ये पानी में घुल गए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, मतलब डाइल्यूट हो गया, क्योंकि अब ये ज़्यादा जगह में डिज़ोल्व हो गए। इसी बात को अगर हम ऐसे समझें कि अभी हमने एक फ्रेश 100 ml ऑफ वाटर लिया, सेकेंड बीकर लिया और उसमें 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें इसका 10 ml निकाला, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स KMnO4 के ज़्यादा थे, इस 10 ml में तो कम होंगे। तो इस 10 ml से जब हमने इसमें डाला तो अब पार्टिकल्स कम हो गए, तो वॉयलेट कलर फिर भी बदला। इधर भी हमको वॉयलेट कलर देखने को मिल रहा है बट उसकी इंटेंसिटी कम है, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम है पर वॉयलेट कलर देखने में मिल रहा है। हमने इस प्रोसेस को 5 to 6 टाइम्स रिपीट किया। इवन वी कैन रिपीट दिस, आप इसको 9 to 10 टाइम्स भी रिपीट अगर करते हो, ये प्रोसेस अपने आप घर पर भी कर सकते हो। तो अगर आपने 10 टाइम्स भी इस प्रोसेस को रिपीट किया तब भी आप क्या देखोगे कि हमारा जो लास्ट बीकर में भी KMnO4 की जो प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद उसको पर्पल कलर में चेंज कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी अभी भी हमको दिख रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब KMnO4 का डाइल्यूशन बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो हमने कम पार्टिकल्स लेकर फिर उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में डाल रहे हैं, फिर कम अमाउंट बाहर निकाल के फिर ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं, फिर कम अमाउंट में डाल के फिर ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं। तो उसको अब क्या हो रहा है, वो ज़्यादा जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे कि वो अपने आप को इस लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सक रहा है। आई बात समझ में? इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक रोटी है, उस एक रोटी को अगर आप कितने टुकड़ों में बांट सकते हो?
ज़्यादा बड़ी रोटी होगी तो हो सकता है अगर एक छोटा छोटा बाइट आए तो आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, एक छोटा सा बच्चा है आपने देखा है बहुत छोटा सा टुकड़ा रोटी का तोड़ता है और खाता है, तो ऐसे हो सकता है आप 25 से 30 लोगों को उस रोटी का टुकड़ा बांट सकते हो। इससे ये पता चलता है कि इस रोटी के जितने ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं उतना ज़्यादा ये पता चलता है कि उस रोटी में उतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से केमेनोफोर को हम जितने टुकड़ों में बांट पा रहे हैं, कहीं ना कहीं केमेनोफोर में उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, स्मॉल हैं तभी तो इतने कम जगह में भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ पा रहे हैं। सो आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। सो कमिंग टू नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। तो अभी हमने पहले भी समझ चुका है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इस बात को आप कैसे समझ सकते हो? वही जो सेम एक्सपेरिमेंट वाटर में जब हमने शुगर को ऐड किया और क्योंकि वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, तो इस बात से हमको प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो शुगर ने जाकर अपनी जगह वहाँ बनाई और वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट किया और वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ, इधर यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया है या शुगर, आप कुछ भी ले सकते हो, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि वो कंटिन्यूस मूवमेंट शो करते हैं। ये बात हमको किसने बताई है? रॉबर्ट ब्राउन ने बताई। किसने बताई हमको? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्चुअली किया क्या था कि एक बीकर लिया था और उस बीकर में पोलन ग्रेन्स डाले थे, एडेड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को हिंदी में हम पराग बोलते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा उन्होंने। माइक्रोस्कोप इसलिए लिया क्योंकि पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, और अगर इतने स्मॉल पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से देखने में उनको क्या मिला कि ये जो वाटर था हमारा, तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे? जिगजैग जिगजैग मोशन दिखा रहे थे। दे वर मूविंग वेरी स्पीड, वेरी हाई स्पीड, रैपिडली इन एन इर्रेगुलर वे। तो ये जो इर्रेगुलर वे है उनको उन्होंने जिगजैग मोशन बोला, एंड लेटर इट वाज आल्सो नोन एज द ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन कोई भी प्रकार का मैटर हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो, गैशियस फॉर्म हो, प्लाज्मा स्टेट में हो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो, या किसी भी तरह, अगर वो मैटर है तो मैटर कहीं ना कहीं पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो पार्टिकल की ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि इट विल बी कंटिन्यूसली मूविंग। भले ही वो मूवमेंट हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा है। वो क्यों नहीं दिख पा रहा है? उसका रीज़न यही है क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो ब्राउनियन मोशन ने शो किया। रॉबर्ट ब्राउन ने एक चीज़ और प्रूव करी कि ये जो मोशन था, ये जो मूवमेंट था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। यहाँ पर बर्नर लगा के उन्होंने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये जो मोशन था वो और ज़्यादा रैपिड होता जा रहा था। अच्छा, मोशन से हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, दैट मीन्स इट हैव काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, जिस वजह से वो मोशन, मतलब ये बोल सकते हैं मोशन की वजह से उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मीनिंग होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ बढ़ेगी। ओके, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो आप ये बात ध्यान रखो कि जब पार्टिकल्स हैं, 2 या 3 पार्टिकल्स हैं, वो अगर आपस में टकरा रहे हैं, एक मोशन दिखा रहे हैं, तो एक आस पड़ोस वाले पार्टिकल से वो टकराएंगे, और वो टकराने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, अपनी खुद की स्पेस छोड़कर वो दूसरे की स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, जब वो अपने से ही इंटरमिक्सिंग शो करने लगते हैं, 2 डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हैं, दिस कलर,
दो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हैं, वो इतना ज़्यादा मोशन शो कर रहे थे और ज़्यादा मोशन शो करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हो रही थी। हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, या टेम्परेचर नहीं भी बढ़ाने में काइनेटिक, जब उनके अंदर जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की वजह से वो बगल वाले पार्टिकल से टकराते और टकराने की वजह से और ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आती या एनर्जी लूज़ करते। इस सारे प्रोसेस में के बीच ये पार्टिकल्स अपनी खुद की जगह, जो उनका खुद का जो एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, वो उसको छोड़ के अपनी जगह को बाहर निकल के आ जाते हैं। रेड वाले इधर आ जाएंगे और जो ब्लू वाले हैं वो इधर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये इंटरमिक्सिंग हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कब ज़्यादा होगी? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वैसे नॉर्मल केसेस में डिफ्यूजन होता है, जैसे लिक्विड में अगर दूध और पानी को रखोगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे अपने आप ही, अलग अलग तो नहीं दिखता दूध और पानी, तो वो डिफ्यूजन हो गया, अपने आप इंटरमिक्सिंग हो गई दो पार्टिकल्स के। क्यों? क्योंकि दूध, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया इंक का। इंक को हमने ऊपर बीकर के ऊपर से ड्रॉप किया था और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद या कुछ घंटों बाद हम देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर का चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इंक के पार्टिकल भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे इंक के पार्टिकल्स वाटर में आना चालू हो जाते हैं, वाटर के पार्टिकल इंक की जगह में जाना चालू कर देते हैं, एंड इवेंचुअली कुछ देर बाद दोनों आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके। और रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए, तो अपन आते हैं नेक्स्ट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स मैटर हैं वो अभी हमने पहले पढ़ा, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं, इसलिए वो अपनी जगह, अगर एक एक पार्टिकल ऐसे बाहर जाने लगा, अगर एक पार्टिकल सिंपली रखा हुआ है, जैसे आप एक पेन है, क्या पेन वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं, वो अपने आप में एक रिजिड शेप अटेन करके रखता है। उस पेन को अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे तो वो उसको अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तो वो पेन अपनी ही जगह में रहता है। तो उसके भी तो पार्टिकल्स अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं, बट मूव करने के बाद भी पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ पाते। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे अगर आप पानी, आपने एक गिलास पानी अगर कहीं फेंका हुआ है ज़मीन पर, तो वो पानी आसानी से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह, अपनी जगह बदल सकता है, बट सॉलिड नहीं छोड़ सकता। तो इसकी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? रीज़न ये है कि जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस थोड़ा कम होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स, बाइंडिंग फोर्स होता है लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और सॉलिड में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उतने पार्टिकल्स एक दूसरे की और अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्सेस होते हैं वो एक होता है कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स मतलब कहीं ना कहीं जब सेम तरह के पार्टिकल्स में होता है। जैसे अगर किसी भी एक पार्टिकल की बात कर ले, जैसे कार्बन 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 कार्बन, जब कार्बन 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 आपस में चेन बनाते हैं तो कोहेसिव फोर्स होते हैं। या फिर जैसे आयरन की नेल, एक नेल मतलब आयरन की जो कील होती है ना, लोहे की कील होती है, तो उसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो Fe के एटम्स हैं वो आपस में बाइंड होंगे। तो इस तरह इनके बीच के ये जो बॉन्ड है वो किस तरह का बॉन्ड कहलाएगा? कोहेसिव बॉन्ड कहलाएगा। और एडहेसिव में क्या होता है, जैसे एग्जांपल बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बेटर वी कैन ऑल, इसको हम चौक भी बोलते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चौक का अदर नेम बोल सकते हैं हम इसका केमिकल नेम। तो कैल्शियम, यहाँ पर एक कैल्शियम है, कैल्शियम एक अलग तरह का है, तो इस कैल्शियम और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा। यहाँ दो अलग अलग तरह के बॉन्ड होंगे। तो इस तरह का जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो ये दो तरह के फोर्स होते हैं। ओके, सो फॉर नाउ इट इज़ ऑल डन। हमने आज क्या पढ़ा? मैटर की डेफिनेशन एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके साथ साथ उस स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। सो फॉर दैट वर्क वेरी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।